फ्रेंड्स, वेलकम टू PIV। इस वीडियो में हम फ्रिक्शन समझेंगे। पहले बहुत बेसिक से फ्रिक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम, प्लेन सरफेस पे एक ब्लॉक को यूज़ करके हम देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, और उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे एक इंक्लाइन प्लेन पे, और उसके बाद में एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास में एक प्लेन सरफेस पे m मास का ब्लॉक है। अब क्या होता है कि हम यहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर जूम करके देखें यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक के बॉटम पे जो सरफेस है वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज़ होगी। सरफेस स्मूथ नहीं होगा, इरेगुलर होगा। वैसे ही जो ग्राउंड है, ग्राउंड का सरफेस ऊपर से इरेगुलर होगा, और ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये जब आपस में कांटेक्ट में आएगी तो ये इंटरलॉकिंग हो जाएगी यहाँ पे। मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम जूम करें तो। यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, जब मूव करने की कोशिश करेंगे तो इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे। अब इस फोर्स को हम जब मॉडल करते हैं तो सिंपल टर्म्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम समझेंगे। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, डायरेक्शन क्या होता है, वो देखेंगे। तो अगर इस ब्लॉक पे मैं F फोर्स लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लगेगा, पीछे की तरफ। बेसिकली फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है टू रेजिस्ट मूवमेंट। यहाँ ये फोर्स इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। अगर ये F पीछे लगता फोर्स तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में लगता। बेसिकली ये मूवमेंट को रेजिस्ट करना इसका गोल है, जिस भी डायरेक्शन में इसके लगने से मूवमेंट। अगर यहीं पर ये ब्लॉक ऑलरेडी v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा होता, F पीछे लगता, तो फ्रिक्शन वुड स्टिल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन सो एज टू रेजिस्ट मूवमेंट। मतलब ये इसको रेस्ट पे लाने की कोशिश करता। ये F अगर इस साइड लगता तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगता, क्योंकि मोशन जो हो रहा है वो इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट इधर लगता। ओके, तो हमने समझ लिया कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता होगा कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब इसी सिचुएशन में फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड देखने के लिए देखिए दो केसेस होंगे हमारे पास में। पहले इसको विजुअलाइज करने के लिए हम ये देखिए x एक्सिस पर कैपिटल F जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्लॉट करेंगे, और y एक्सिस पर फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f प्लॉट करेंगे। अब हम f को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ 0 से हम जैसे जैसे f को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो ये प्लॉट कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्लॉट कुछ ऐसा दिखेगा। ये लाइन है y इक्वल टू x, मतलब स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F, जो कि यहाँ पर आके पीक कर जाएगी। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। उसके बाद में क्या होगा, अगर इस पॉइंट के बाद में हम कैपिटल F को और बढ़ाएंगे तो ये ड्रॉप करके यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद में ये कांस्टेंट रहेगा। और ये वैल्यूज़ क्या होगी, ये ऊपर वाली वैल्यू होगी μs इंटू n, और ये जो वैल्यू है ये होगी μk इंटू n। जहाँ पर μs है
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बट स्टैटिक, और म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बट काइनेटिक। कई प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे म्यू एस और म्यू के इक्वल टू जस्ट म्यू दिया हुआ है, दोनों की वैल्यूज़ अलग नहीं है, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल ही है, जस्ट इक्वल टू म्यू। ये आइडियल सिचुएशन होगी। तो जहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है वहाँ आप एक ही सिंगल वैल्यू दोनों की इक्वल म्यू लेकर चलेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट ये ज़्यादा रियलिस्टिक है जब हम फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा होता है कि जब स्टैटिक वैल्यू जो होती है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की, वो ज़्यादा होती है और जो काइनेटिक कोफिशिएंट होता है वो उससे कम होता है। इन जनरल, इन अ मोर रियलिस्टिक मॉडलिंग, म्यू एस इज़ ग्रेटर दैन म्यू के। ये आप ध्यान रख सकते हैं फॉर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स या जहाँ पर स्पेसिफिकली ये पूछा है अबाउट म्यू एस एंड म्यू के। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस निकल के आए हैं। व्हेन f इज़ लेस दैन म्यू एस इंटू n, इस सिचुएशन में f इज़ सिंपली इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स F, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपली इट विल बी इक्वल टू कैपिटल F, मतलब एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लिमिटिंग वैल्यू से जब भी कम होगा फ्रिक्शन तो इट विल बी इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक। और सेकेंड केस में जब F इज़ इक्वल टू म्यू के इंटू n, इस केस में ये कांस्टेंट रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा भी तो ये लिमिटिंग वैल्यू होगी, ये हमेशा इस फॉर्मूले से ही इसकी वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की। और इन मैनी केसेस, इन मोस्ट केसेस इनफैक्ट, आप सिंपली एक सिंगल कोफिशिएंट यूज़ करेंगे म्यू इंटू n, और n है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि ग्राउंड जो वर्टिकल फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे, ये n है। इस केस में mg के इक्वल है, बट हर केस में नहीं होता है ऐसा, जैसा कि आप आगे प्रॉब्लम्स में देखेंगे। अच्छा, एक आइडियल सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहाँ पर स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स इक्वल है एंड इट्स जस्ट इक्वल टू म्यू। इस केस में आप ऐसे सिचुएशंस में आप कई बार टेक्स्ट बुक्स में लिखा देखेंगे, ये फॉर्मूला फ्रिक्शन का ऐसे लिखा होता है, F इज़ लेस दैन इक्वल टू म्यू n। और कई लोग ऐसे लिख देते हैं F इक्वल टू म्यू n, ऐसे कैजुअली जब पढ़ा रहे होते हैं क्लास में। बट स्टार्टिंग में जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आप बिगिनर हैं, आपने मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ऐसा लिखने से और कॉन्सेप्ट को डिटेल में ना समझने से कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। स्पेशली जब ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, तीसरा ब्लॉक रखा है, एंड एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लिमिटिंग वैल्यू से कम है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहे हैं, बट फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा है। ऐसे जो बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन पर होंगे, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं और गलत आंसर कर सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब ऐसा लिखा होता है F लेस दैन इक्वल टू म्यू n, तो इसका क्या मतलब है, जो कि इस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, ये देखिए, जो ग्रेविटी इसके ऊपर ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। ये एंगल 90 माइनस थीटा है। कंपोनेंट्स, फोर्स के कंपोनेंट्स लेना आई होप आपको आता है। इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा, इस पर फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा फोर्स लगेगा। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो यहाँ n की वैल्यू हो गई mg cos थीटा।
ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, आप अलग से भी बना सकते हैं यहाँ पर ऐसे ब्लॉक को रख के और एंगल्स के साथ में, इंक्लाइन के साथ में, अगर आपको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। बट कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पर यही फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है इसका। आपको जैसा कन्वीनियंट रहे वैसा आप कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें, मान लो ये जो इंक्लाइन है ये बहुत छोटा एंगल होता, ग्राउंड से हम इसको स्टार्ट करते ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, इस इंक्लाइन प्लेन को हम ग्राउंड से लिफ्ट करना स्टार्ट करते ऊपर की तरफ, और ये जो ब्लॉक है ये यहीं रखा होता जहाँ पर ये अभी है, और हमारा प्लेन का इंक्लाइन एंगल बढ़ता जाता, तो क्या होता, ग्रेविटी तो इसी डायरेक्शन में लगेगी इसकी, और ये इधर मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट यहाँ लगेगा। तो जैसा कि हमने पहले समझा था, अगर हम फ्रिक्शन का ग्राफ देखेंगे तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ये एक्स एक्सिस पे है, इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो से स्टार्ट होके बढ़ने लगेगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आके ये कांस्टेंट हो जाएगा म्यू एन के इक्वल। अगर म्यू कांस्टेंट हम मान के चलते हैं यहाँ पे, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों इक्वल हैं, आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं, तो ये ऐसे म्यू एन के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। और ये जिस एंगल थीटा पे होगा ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इससे आगे अगर हमने बढ़ाया एंगल तो ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा नीचे की तरफ, तो इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम देखा, इस पर अगर हम फोर्सेस को इक्वेट करें, यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे और ये जो mg sin थीटा लग रहा है इसे इक्वेट करें, तो क्या आएगा, mg sin थीटा इक्वल्स म्यू एन, एन की वैल्यू हमने देखी थी, mg cos थीटा है, तो यहाँ से म्यू हमारे पास निकल के आता है mg कैंसिल करने के बाद में इक्वल टू tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज है उसकी वैल्यू है tan इनवर्स म्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं इसे। कई सिचुएशंस में सिर्फ ये देखने के काम में आता है कि जो इंक्लाइन एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है या ज़्यादा है, और हम फ्रिक्शन का वैल्यू वहाँ अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमने बताया है, ये ब्लॉक एक्चुअली इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में ही है, बट ये लास्ट वो एंगल है जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस पॉइंट के बाद में आगे ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये मूव करने लगेगा। अभी अगला एग्जांपल देखो, ये Q1 चार्ज है जो फिक्स्ड है यहाँ पर, और हमारा जो ब्लॉक था मास कैपिटल M का, उस पर भी एक चार्ज Q2 है। यहाँ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल में नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जो फोर्स का फार्मूला होता है दो चार्जेस के बीच में, वो ये सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में r है तो r², ये फार्मूला बस यहाँ काम में आएगा। बट हम इस इलस्ट्रेशन में फ्रिक्शन का ही कॉन्सेप्ट से मेनली डील करेंगे, उसके अलावा सिर्फ ये एक फार्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, हम एक केस कंसिडर करेंगे जब थीटा जो है ये एंगल थीटा इज़ ग्रेटर दैन एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अगर ये चार्जेस यहाँ नहीं होते, बिफोर दीज चार्जेस वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम, इन चार्जेस को एक बार के लिए भूल जाओ, अगर सिर्फ ये ब्लॉक यहाँ पर रखा होता तो दिस ब्लॉक वुड स्लाइड, ये थीटा इज सच दैट दिस ब्लॉक वुड स्लाइड। बट हमने अब चार्जेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं,
तो हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द रेंज ऑफ Q2 फॉर द ब्लॉक M to be at rest। अब आप इस वीडियो को आगे देखने से पहले खुद भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, और हम इस वीडियो में इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आगे देखेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे केस जब Q2 की वैल्यू मिनिमम होगी। Q2 की वैल्यू मिनिमम होगी तो ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है mg sin थीटा, फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रहा है, और Q2 की वैल्यू मिनिमम है तो अभी ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे ही स्लाइड करने की, क्योंकि ये फोर्स अपने लोअर एक्सट्रीम पे है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं मिनिमम Q2 का वैल्यू जब ब्लॉक M रेस्ट पर रहेगा, तो रेस्ट पर रहेगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम फोर्सेस इक्वेट करेंगे mg sin थीटा इक्वल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, क्योंकि हम एक्सट्रीम वैल्यू देख रहे हैं Q2 की। Q2 सबसे लो पे है, जिसके लिए ये फोर्स जो यहाँ एक्ट कर रहा है ये इनफ हो इस ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा और Fe। तो देखिए ये क्या होगा, Fe का वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन x², इनके बीच में हम डिस्टेंस x मान लेते हैं, प्लस म्यू mg cos थीटा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, हमने पीछे कैलकुलेट किया था। तो यहाँ हमारे पास में इक्वेशन आ गई, और यहाँ से हम Q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। यहाँ पर क्योंकि हमने सारे वैल्यूज सिंबॉलिक लिए हैं, इसलिए ये एक्सप्रेशन ऐसा है। एक प्रॉब्लम जिसमें कि इनकी वैल्यूज़ दे रखी होगी, वहाँ पे ये थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा। तो माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू x² डिवाइडेड बाय के Q1, यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई। इम्पॉर्टेंट क्या है, कंडीशन जो हमें बताती है कि फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते हैं दूसरे एक्सट्रीम केस में जबकि हम Q2 की वैल्यू मैक्सिमम है, ये वाला केस डील करेंगे। अब क्या होगा, Q2 की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि ऊपर एक्ट कर रहा है ये अपने मैक्सिमम पे होगा, ये ब्लॉक को ऊपर ले जाने की टेंडेंसी में लाएगा, तो उसको काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे एक्ट करेगा, और ग्रेविटी तो पीछे एक्ट कर ही रही है, जो mg sin थीटा फोर्स हमने ऊपर भी रखा था। तो इस केस में आप समझ गए कि फ्रिक्शन इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे होगा, ताकि ये ब्लॉक जो है ये मूव ना करे, क्योंकि हमने एक्सट्रीम सिचुएशन ली है जहाँ पर Q2 की वैल्यू मैक्सिमम पे है, सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। तो हम फोर्सेस इक्वेट करेंगे, Fe इक्वल्स mg sin थीटा प्लस F। अगेन K Q1 Q2 बाई x², तो यहाँ पर फिर से हमने Q2 की वैल्यू निकाल ली है, विच इज़ फुल ऑफ सिम्बॉलिक क्वांटिटीज़। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, विच इज़ द पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम हियर। होप यू अंडरस्टूड इट। सब्सक्राइब फॉर मोर।